हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी आईआईबीएफ सर्टिफिकेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास आईटी सिक्योरिटी का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स ही प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में आईटी सिक्योरिटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है समर 2023। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेशनल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है ले सके। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, कोई भी हमारे यहाँ पर कंप्यूटर हो उसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। वो दो पार्ट से मिलकर यहाँ पर जो है बनता है और अपना काम कर पाता है। और वो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होते हैं? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था। हार्डवेयर क्या होते हैं? तो कंप्यूटर के ऐसे कंपोनेंट्स जिनकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो कंपोनेंट हमारे हार्डवेयर जो है वो कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सारे के सारे हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट जो है होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे यहाँ पर सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो सॉफ्टवेयर बेसिकली कंप्यूटर के ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। मतलब कि आप इसको यूज तो कर सकते हो, पर आप इसको टच नहीं कर सकते, आप इसको पकड़ नहीं सकते, आप इसको यहाँ पर फील नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों होता है? तो सॉफ्टवेयर बेसिकली कुछ नहीं होता बल्कि कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं और यहाँ पर डाटा होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर कंप्यूटर को हेल्प करती है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो जो सॉफ्टवेयर होती हैं वो बेसिकली हमारे जो हार्डवेयर है उनको इंस्ट्रक्शन देती हैं, ठीक है, ताकि जो यूजर ने डिमांड किया है, जो भी काम यूजर चाहता है, वो उसको कंप्यूटर यहाँ पर करके दे दे। तो जो हमारे यहाँ पर कंप्यूटर होता है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों के कॉम्बिनेशन से होकर मिलता है, बनता है। और दोनों साथ में मिलकर जब काम करते हैं तो कंप्यूटर पे हम यहाँ पर काम जो है वो कर पाते हैं। अगर मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर की एक बेस्ट एग्जांपल दूं, तो हमारे आज के टाइम में हम व्हाट्सएप बहुत ज्यादा यूज करते हो। आप व्हाट्सएप पे मैसेज को सेंड करते हो, मैसेज को रिसीव करते हो, फाइल्स को भेजते हो, फाइल को रिसीव करते हो। तो व्हाट्सएप बेसिकली क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूज तो कर पा रहे हो, पर आप उसको पकड़ नहीं सकते हो। आप व्हाट्सएप को यहाँ पर हाथ से पकड़ नहीं सकते, उसमें हाथ से कोई भी छेड़खानी यहाँ पर जो है वो नहीं कर सकते। क्लियर है? तो इसके पीछे कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि यहाँ पर बताया गया कि अगर यूजर ऐसे मैसेज टाइप करते हैं तो उसको यहाँ पर भेज देना है। क्लियर है आपको? तो व्हाट्सएप एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पर सॉफ्टवेयर की। अगर आप इसका यहाँ पर मीनिंग देखोगे सॉफ्टवेयर का, तो सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और डाटा ऑफ प्रोग्राम। यानी कि ये कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डाटा होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, जो कि एक कंप्यूटर को ऑपरेट करने में और जो टास्क है उनको एग्जीक्यूट करने में यहाँ पर हेल्प करते हैं। क्लियर है? तो इसके अंदर हमारे बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाते हैं, सिस्टम आ जाते हैं, प्रोग्राम हो जाते हैं, जो कि हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसको फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, ताकि यूजर जो है वो कंप्यूटर का यूज करके अपना काम जो है वो कर सके। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर, या फिर आप इसको सॉफ्टवेयर के फीचर्स भी कह सकते हो, जिसको स्टडी करके आप और बेहतर से सॉफ्टवेयर के बारे में जान सकते हो। तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर क्या है यहाँ पर? प्रोग्राम्स एंड कोड। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ पर लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए पाइथन वगैरह हो गया, सी लैंग्वेज हो गया। तो इन लैंग्वेज में हम सॉफ्टवेयर को, जो भी सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शन होती है उसको वहां पर लिखते हैं, ताकि जो कंप्यूटर है उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अपना काम जो है वो कर सके। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंटेंजिबल होते हैं, यानी कि उसकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो यहाँ पर कोड्स की फॉर्म में, डाटा की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो हम स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कस्टमाइजेबल। अब जो हमारे यूजर्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर को आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग।
ठीक है? जिसको ज़्यादा नीड है, वो उस हिसाब से सॉफ्टवेयर को बनाएगा, जिसको कम नीड है, वो उस हिसाब से अपने सॉफ्टवेयर को बनाएगा। नेक्स्ट क्या है अपग्रेडेबल, हम सॉफ्टवेयर को अपग्रेड भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलो ना टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं उस टेक्नोलॉजी को अपने सॉफ्टवेयर में डाल सकते हैं ताकि हम टेक्नोलॉजी के साथ में बढ़ सकें और जो भी हमारे खामियाँ थी, वीकनेस थी, उसको हम यहाँ पे जो है वो खत्म कर सकें। नेक्स्ट क्या है यूजर इंटरफेस। तो यूजर को ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इंटरफेस का मतलब है कि जो यूजर है ना वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही कंप्यूटर से कनेक्ट कर पाता है। ठीक है, कंप्यूटर पे अपना काम कर पाता है। आप भी सोच के देखो ना, जब भी आप कीबोर्ड पे कुछ भी टाइप करते हो, ठीक है, तो वो किसी प्रोग्राम के अंदर जो है वो टाइप हो रहा होता है। आप सोच के देखो, अगर वो प्रोग्राम ही नहीं हुआ तो कीबोर्ड पे आप टाइप करके क्या ही कर लोगे। ठीक है, तो ये हमें कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने में, अपना काम करने में जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनको हमारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो हम हमारे आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गए, तो ये मिलकर यहाँ पे जो है वो डेवलप करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की। हमारे जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर कितने टाइप्स की हो सकती है। तो पहली टाइप देखो हमारी यहाँ पर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो अगर मैं एक लाइन में इसकी डेफिनेशन दूं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है एक कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, अगर कंप्यूटर को ऑपरेट करना है तो उसके अंडर सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के हमारा जो कंप्यूटर है वो ऑपरेट नहीं हो सकता। इसीलिए जैसे ही हम लोग कोई कंप्यूटर बाय करते हैं, कोई भी लैपटॉप बाय करते हैं, तो उसमें पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर डलवाते हैं ताकि हम अपना फर्दर काम जो है वो कर सके। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर उसका मेन काम क्या होता है, एक ऐसा फ्रेमवर्क यहाँ पर प्रोवाइड करना। क्या करना है, एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना जहां पर जो हमारे हार्डवेयर हैं और जो अदर सॉफ्टवेयर हैं जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सके और एक दूसरे के साथ मिलकर जो कंप्यूटर के फंक्शंस है उसको यहाँ पर जो है वो जो है वो यहाँ पर परफॉर्म कर सके। क्लियर है, तो ये जो सॉफ्टवेयर इसको डिजाइन किया जाता है कंप्यूटर्स को रन करने के लिए, ठीक है, ताकि कंप्यूटर चल सके, वो अपना काम जो है वो कर सके। और जैसे आपने कई बार देखा होगा कि हमारा जो कंप्यूटर वो ऑन तो हो जाता है पर उसकी विंडो ब्लैक एंड व्हाइट ही रहती है, उसमें कुछ नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर उड़ गया होता है, हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर दोबारा से यहाँ पर डेवलप जो है वो करवाना होता है। क्लियर है आपको। तो जितने भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड, ठीक है, या फिर दूसरे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, उन सभी काम को कंट्रोल करने का काम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही यहाँ पे जो है वो करता है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसके भी कई सारे सिस्टम्स, कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिससे मिलकर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है वो होता है हमारे यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये जो है हमारे कंप्यूटर के ऊपर जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको चलाने में हेल्पफुल होता है। यानी कि ये हमारे रिसोर्सेज का यूज करके हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनको रन करवाता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, जो विंडोज है, ठीक है, यहाँ पर आपने देखा होगा विंडो 10 है, विंडो 11 भी आजकल चल रहा है। ठीक है, तो वो विंडो 11 बेसिकली क्या है, एक तरह का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्लियर है। तो एग्जांपल आप देख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया, गूगल एंड्रॉइड हो गया, एप्पल आईओएस हो गया, लिनक्स हो गया, ये कुछ एग्जांपल है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। जैसे आप मोबाइल फोन देखोगे, जो हमारा यहाँ पर एंड्रॉइड फोन होता है, वहां पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काम कर रहा होता है। और अगर एप्पल का फोन है तो वहां पर हमारा आईओएस का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काम कर रहा होता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बिना हमारा जो काम है वो नहीं चल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिवाइस ड्राइवर्स की। ठीक है, अब हमारे कंप्यूटर के साथ, हमारे जो यहाँ पर कंप्यूटर होता है उसके साथ बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस जो है वो जुड़े होते हैं। ठीक है, जिनको हमारे सॉफ्टवेयर के साथ हमारे जो अदर डिवाइसेस हैं उनके साथ कनेक्ट करना जरूरी होता है। तो ये जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं वो हार्डवेयर को कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। यानी कि हार्डवेयर अपने काम सही तरीके से कर सके उसके लिए हम यहाँ पर उसके ड्राइवर को पहले कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। ये भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है। ठीक है, जिसकी हेल्प से हार्डवेयर जो है वो कनेक्ट होता है और अपना काम जो है वो कर पाता है। जैसे एग्जाम्पल के मान के जो प्रिंटर है, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा एक हार्डवेयर है, पर उसको चलाने के लिए हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए पहले हमें एक जो ड्राइवर है, वो प्रिंटर ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल करना जरूरी होता है, तभी जो प्रिंटर है वो कनेक्ट कर पाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, तो देखो जो हमारे कोडर होते हैं, ठीक है, जो हमारे डेवलपर होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर को यहाँ पर डेवलप करते हैं, वो जो कोडिंग वगैरह करते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है वो करते हैं। और ये लैंग्वेज काफी हाई लैंग्वेज जो है वो मानी जाती है। पर जो हमारा कंप्यूटर होता है वो मशीन लैंग्वेज समझता है। क्या समझता है यहाँ पर, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होता है, जो 00 कोड के फॉर्म में होता है, 001 हो गया, 002 हो गया। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर कोडिंग की जाती है, जैसे आप पाइथन वगैरह देखोगे तो उसमें इंग्लिश अल्फाबेट का यहाँ पर यूज किया जाता है और ये लैंग्वेज काफी हाई होती है।
तो ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, ये जो डेवलपर के द्वारा हमारी इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, ठीक है, उनको कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो चीजें हमने लिखी हैं उनको जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, ताकि जो कंप्यूटर है उसको आसानी से समझ सके और उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर काम कर सके। क्लियर है? ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो इसका मेन काम होता है कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन करके रखना, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो स्मूथली चलता रहे, स्मूथली एक्ट करता रहे, तो उसके लिए ये जो है वो काम करता है। जैसे आप देखोगे ना कि हमारी जो कार वगैरह है उसकी सर्विस के लिए हम कुछ टूल्स यहाँ पर यूज करते हैं, जैसे मुगलैल वगैरह हो गया। ऐसे ही जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम को सही तरीके से चलाने के लिए यूज जो है वो किए जाते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है हमारी वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए जो है बनाया जाता है, एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, जो व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप हम किस लिए यूज करते हैं? ताकि हम मैसेजेस को सेंड कर सके, मैसेजेस को रिसीव कर सके, फाइल्स को सेंड कर सके और फाइल्स को रिसीव कर सके। तो व्हाट्सएप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको एक स्पेसिफिक टास्क, जो कि मैसेजेस को सेंड करना और रिसीव करने के लिए यूज किया जा रहा है, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो कंप्यूटर को रन करने के लिए जरूरी है, मतलब कंप्यूटर हमारा ऑपरेट कर सके, ठीक है। और कंप्यूटर में जो भी हम काम करते हैं उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर को जो है डाउनलोड करना जरूरी होता है, ठीक है। और उन सॉफ्टवेयर को हम यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, ठीक है, अगर आप विंडोज डलवा भी लेते हो तो आपको अगर काम करना है, ठीक है, जैसे आपको अगर फोटो एडिटिंग करनी है तो आपको फोटोशॉप चाहिए, ठीक है, अगर आपको डिजाइनिंग करनी है तो कोरल ड्रा वगैरह यहाँ पे चाहिए। तो सॉफ्टवेयर आपको अलग अलग चाहिए होते हैं और हर सॉफ्टवेयर का एक पर्टिकुलर काम होता है। तो ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो कहलाते हैं। देखो हमारे यहाँ पर क्या है? ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर। अब ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो सिंपली देखो, ये रेडीमेड सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होता है? रेडीमेड सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हमारी जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती है? पहले सॉफ्टवेयर को बना लेती हैं, फिर उस सॉफ्टवेयर को जो है लाइसेंस के ऊपर जो है सेल कर देती है, मतलब लाइसेंस पे यूज करने के लिए जो है पर्टिकुलर दे देती है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, जो टैली सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो हमारी जो कंपनी है उसने टैली सॉफ्टवेयर बना दिया, ठीक है, और जो कंपनीज को अकाउंटिंग करनी है उसको लाइसेंस के ऊपर जो है टैली सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए दे दिया, यानी कि कंपनी जो है लाइसेंस लेके सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, बदले में एक फीस जो है वहां पर पे करनी पड़ती है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमारा ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर कहलाता है। और ये जनरली जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो यहाँ पर किसी भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देखकर नहीं बनाए जाते, बल्कि जो ब्रॉडर कस्टमर्स बेस होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो बनाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, जब हम किसी टेलर के पास जाते हैं तो कपड़ा हम अपने हिसाब से सिलवाते हैं, शर्ट अपने हिसाब से सिलवाते हैं। पर जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं? रेडीमेड शर्ट सिल देती हैं और उसको बेचती हैं। तो ये जो रेडीमेड शर्ट्स हो गए, ठीक है, उसी को हम ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर यहाँ पर कहेंगे। शर्ट को तो नहीं कहेंगे अगर हम सॉफ्टवेयर की भाषा में बात करें। नेक्स्ट क्या है हमारे यहाँ पर? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहाँ पर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट से, ठीक है। और इसमें हम किसी भी तरह का चेंज भी आसानी से कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने मान के चलो एक वेबसाइट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, फ्री में आपने डाउनलोड किया, और इसको थोड़ा सा आप कस्टमाइज करना चाहते हो, इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो, तो वो चेंजेस भी आप आसानी से यहाँ पे जो है वो कर सकते हो। नॉर्मली देखा जाता है जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर आपको यूज करने के लिए दे दिया जाता है और आप उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं कर सकते, बल्कि उसको एज इट इज यहाँ पर यूज करेंगे। पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं होता। इसमें आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो और इसको किसी और पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, हर जो हमारे यहाँ पर हर सॉफ्टवेयर होता है उसका एक सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड क्या होता है बेसिकली? तो एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो भी हमने यहाँ पर कोडिंग वगैरह की है, जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखी हुई है, वो उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं? सोर्स कोड। और अगर हम एप्लीकेशन में चेंजेस करना चाहते हैं तो हम इस सोर्स कोड में जो है वो चेंजेस ले आ सकते हैं। जो हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है इसके अंदर जो सोर्स कोड होता है वो फ्रीली अवेलेबल होता है, यानी कि आप सोर्स कोड को एक्सेस कर सकते हो और उसमें जो मर्जी चेंजेस कर सकते हो, जो कि नॉर्मल सॉफ्टवेयर में नहीं होता। क्योंकि इस नॉर्मल सॉफ्टवेयर इसमें आपको सॉफ्टवेयर मिल जाता है पर उसका सोर्स कोड आपको यहाँ पे जो है वो नहीं मिलता है। क्लियर है आपको? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें किसी भी तरह के चेंजेस भी आसानी से कर सकते हैं और उसको किसी दूसरे पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। हालांकि जो टर्म एंड कंडीशन है वो लाइसेंस के अकॉर्डिंग होती है। जब हम सॉफ्टवेयर को ले रहे हैं तो लाइसेंस के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं रॉक सॉफ्टवेयर। अब रॉक सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं
ठीक है, जो कि किसी सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। आप सोचोगे ये कौन सा सॉफ्टवेयर हुआ, तो सिंपली ये वायरसेस होते हैं। आप वायरस भी कई तरह के यहाँ पर देखते हो। तो रॉक सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको लिखा जाता है, ठीक है, इसमें ऐसी इंस्ट्रक्शन होती है कि जिस भी सिस्टम में आप जाओ उस सिस्टम को पूरी तरीके से जो है वहां पर खराब कर दो या फिर पार्शली जो है वो खराब कर दो। तो इसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो मॉलवेयर्स होते हैं, जो वायरसेस होते हैं, वो यहाँ पर जो है आ जाते हैं। तो मेनली हमारे यहाँ पर 4 टाइप्स के जो है सॉफ्टवेयर होते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर और यहाँ पर रोग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ऑथेंटिकेशन की। अब ऑथेंटिकेशन क्या होता है? तो देखो, जब भी हम सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पर ऑथेंटिकेशन का काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑथेंटिकेशन का मतलब सिंपल यही है कि हमें आइडेंटिफाई करना है, वेरीफाई करना है कि जो भी यूजर है, ठीक है, क्या वो वही पर्सन है जिसको हमने एक्सेस दिया था। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो, एक पर्सन ए है, ठीक है, यहाँ पर एक एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी, ठीक है, तो एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी का जो डाटा सेंटर था, जहां पर इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो रखा हुआ था, उसमें एंटर करने का जो एक्सेस था वो सिर्फ और सिर्फ ए पर्सन के पास था, ठीक है। तो जैसे ये पर्सन डाटा सेंटर के अंदर जाता है, तो यहाँ पर एक वेरिफिकेशन की जाती है कि एक्चुअली में ये पर्सन जो अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, वो पर्सन ए ही पर्सन है या फिर कोई और है। तो ये जो प्रोसेस की गई है ना, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, पासवर्ड की हेल्प से या फिर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की हेल्प से पर्सन को वेरीफाई करते हैं कि ये पर्सन वही है या फिर नहीं है। तो जैसे ही पर्सन ये डाटा सेंटर में जाएगा, तो यहाँ पर कोई पासवर्ड डालेगा या फिर ये इसके बायोमेट्रिक का यूज कर लेगा, ताकि वेरीफाई किया जा सके कि ये पर्सन वही पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑथराइजेशन का। ऑथराइजेशन क्या है? तो ऑथेंटिकेशन के बाद ऑथराइजेशन की जाती है। ऑथराइजेशन के अंदर क्या होता है? तो जैसे ही किसी पर्सन को वेरीफाई कर लिया जाता है कि ये पर्सन वही पर्सन है जिसको हमने अथॉरिटी दी हुई है, तो हम उसको ऑथराइजेशन प्रोवाइड कर देते हैं। ऑथराइजेशन प्रोवाइड करने का मतलब कि उसको एक्सेस प्रोवाइड यहाँ पर जो है वो कर देना है। जैसे अगर मान के चलो ए पर्सन आता है यहाँ पर डाटा सेंटर में आता है, वो पासवर्ड भरता है, पासवर्ड सही होता है, तो इसको क्या होता है, इस डाटा सेंटर का एक्सेस मिल जाता है, वो डाटा सेंटर में चला जाता है और अपना काम कर सकता है। तो यहाँ पर जो हमने इसको प्रोवाइड किया उसी को हम क्या कहते हैं, ऑथराइजेशन। क्या करना है यहाँ पर, ऑथराइजेशन। तो जब भी कोई पर्सन ऑथेंटिकेट करने के बाद आता है, उसकी ऑथेंटिकेशन हो जाती है, तो वो क्या कर सकता है, ठीक है, कौन कौन से रिसोर्सेज को वो एक्सेस कर सकता है, उसके बारे में हमें जब अथॉरिटी उसको प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमारा ऑथराइजेशन जो है वो कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब देखो, जब भी किसी सॉफ्टवेयर को मार्केट में लॉन्च किया जाता है या फिर हम ऑर्गेनाइजेशन में ही उसको यूज करना स्टार्ट करते हैं, तो सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करने से पहले टेस्टिंग की जाती है कि एक्चुअली में ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इसमें किसी भी तरह की एरर तो नहीं है, ताकि पूरे मार्केट में लॉन्च करने से पहले उस एरर को खत्म कर दिया जाए, ताकि मार्केट में ये जो सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम कर सके। क्लियर है? तो जो टेस्टिंग का मेन पर्पस है वही यही है कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी एरर्स हो सकते हैं, जो भी गलतियां हो सकती हैं, उसे फाइंड आउट करना है और उसे टाइमली जो है रिमूव करना है। तो जब हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल होते हैं जिनका यूज करके हम सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग जो है वो कर सकते हैं। तो एक एक करके उन मेथड्स को स्टडी करते हैं। तो पहला मेथड हमारा क्या है, यूनिट टेस्टिंग। अब यूनिट टेस्टिंग के अंदर क्या होता है, तो हम पूरे के पूरे एक सॉफ्टवेयर के एक पर्टिकुलर, ठीक है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर पार्ट की यहाँ पे जो है टेस्टिंग करते हैं। जब हम किसी इंडिविजुअल पार्ट की टेस्टिंग करते हैं किसी सॉफ्टवेयर की, तो वो हमारा यूनिट टेस्टिंग जो है वो कहलाता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, आपने एक कैलकुलेटर बनाया, ठीक है, आपने यहाँ पर कैलकुलेटर बनाया, तो कैलकुलेटर के बहुत सारे यहाँ पर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लीकेशन करना, डिवाइड करना, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस कैलकुलेटर का जो प्लस वाला कंपोनेंट था, कि ये जो प्लस वाला बटन है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, यानी कि अगर हम 3+2 गए तो इसका रिजल्ट 5 आ रहा है कि नहीं, ये चीज हमने यहाँ पर चेक की। तो ये हमारे यहाँ पर क्या कहलाएगा, यूनिट टेस्टिंग कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, हमारे यहाँ पर यूनिट टेस्टिंग जो है वो कहलाएगा। तो यूनिट टेस्टिंग के अंदर हम यहाँ पर जो हमारे यूनिट्स होते हैं, जैसे फंक्शंस हो गए सॉफ्टवेयर के, मेथड्स हो गए, क्लासेस हो गए, इसका यहाँ पर टेस्ट जो है वो करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। क्या है हमारा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ पर सॉफ्टवेयर होता है, जो हमारे यहाँ पर सॉफ्टवेयर होता है, जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसे हम क्रिटिकली जो है स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उनकी उसकी यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो हमारा यहाँ पर सोर्स कोड है, यानी कि सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो भी हमने यहाँ पर कोडिंग वगैरह की है, जो भी इंस्ट्रक्शन की है, उसकी यहाँ पर जो है वो टेस्टिंग की जाती है। तो जो भी पर्सन यहाँ पर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करता है,
ठीक है, उसको सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो भी यहाँ पर कोड्स का यूज किया गया है उसकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो डीपली इन कोड्स को, इंटरनल स्ट्रक्चर को सॉफ्टवेयर के डिटेल में स्टडी यहाँ पर जो है वो कर सके, ताकि वो जान सके कि कोड का लॉजिक क्या है, कंट्रोल फ्लो कैसा है, डाटा किस तरह किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, वो सारी चीजें के बारे में जान सके और कोड की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट बोलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है हमारा यहाँ पर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के। ठीक है, इसमें क्या होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में, हम किसी भी सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को देखे बिना, ठीक है, सोर्स कोड को जाने बिना यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं। यानी कि जैसे आपने देखा ना, जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग था उसमें क्या था, हम सोर्स कोड को स्टडी करते हैं, जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर का उसे स्टडी करते हैं टेस्टिंग करने के लिए। पर ब्लैक बॉक्स में ऐसा नहीं होता, बल्कि इसमें हम क्या करते हैं कि सोर्स कोड को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं और ओवरऑल टेस्टिंग जो है यहाँ पर करते हैं। इसीलिए जो हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करता है उस पर्सन को ज़्यादा सोर्स कोड की नॉलेज होनी भी ज़रूरी नहीं होती है कि इस सॉफ्टवेयर को बनाने में कौन सा सोर्स कोड यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्या है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। क्या है हमारे यहाँ पर इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, तो देखो जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके कई सारे यहाँ पर जो है वो कंपोनेंट होते हैं, कई सारे यहाँ पर जो है वो कंपोनेंट होते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी आपको कैलकुलेटर की, तो उसमें हमारा प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ टेस्टिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसको जब हम यहाँ पर कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, तो वो आपस में मिलकर कैसे काम करते हैं उस चीज को हम टेस्ट करते हैं। क्योंकि ओवरऑल सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट साथ में मिलकर काम तो करते हैं। जैसे हम कोई कैलकुलेटर यूज करें तो उसमें सिर्फ प्लस थोड़ी यूज करते हैं, सिर्फ माइनस थोड़ी यूज करते हैं, सब चीजें एक साथ में यूज करते हैं। ठीक है, तो जब हम ये देखते हैं कि सारे कंपोनेंट को जब इंटीग्रेट हम कर देते हैं, एक दूसरे में समअप कर देते हैं, तो वो एक साथ में मिलकर कैसा काम कर रहे हैं, उसको, उस टेस्टिंग को हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है वो कहते हैं। क्लियर है, इसको एक और एग्जांपल से आप समझो, जैसे साइकिल होता है ना, साइकिल के कई सारे यहाँ पर पार्ट्स होते हैं जिनको सिंगल सिंगल बनाया जाता है। उसके बाद जब हम उसको कंबाइन कर देते हैं वो साइकिल बन जाता है। तो कंबाइन करने के बाद वो साइकिल कैसे चल रही है उस चीज को जब हम टेस्ट करते हैं तो वो हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम एंड स्ट्रेस टेस्टिंग। अब इसके अंदर हम यहाँ पर देखते हैं सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी को, एक सॉफ्टवेयर कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है जब उसके ऊपर बर्डन पड़ता है। तो वॉल्यूम टेस्टिंग के अंदर जब हमारा जो टेस्ट जो डाटा का वॉल्यूम है, ठीक है, वो बढ़ जाता है। जैसे मान के चलो 50,000 डाटा वॉल्यूम था, वो बढ़ के 1 लाख हो गया, तो इस केस में जो वॉल्यूम बढ़ा है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है, उसको हम चीज को जानते हैं। ठीक है, और स्ट्रेस टेस्टिंग के अंदर जब हमारा लोड बढ़ जाता है किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर, तब वो कैसे परफॉर्म करता है उस चीज को हम यहाँ पे जो है वो जानते हैं। तो वॉल्यूम और स्ट्रेस टेस्टिंग का जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि सॉफ्टवेयर की स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी कुछ यहाँ पर जाना जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टम टेस्टिंग की। सिस्टम टेस्टिंग के अंदर क्या होता है, हम ओवरऑल जो सिस्टम होता है, हमारा जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर होता है, उसे हम यहाँ पर जो है टेस्ट करते हैं कि हमारा जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर कैसे बना है, वो कैसे यहाँ पर फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, क्या वो हमारे जो यूजर्स है उसके नीड्स को फुलफिल कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, उस चीज को हम यहाँ पे जो है वो जानते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं इंस्टॉलेशन, यूनि यूनि इंस्टॉलेशन टेस्टिंग। अब आपको पता है कि एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल भी किया जाता है और जरूरत पड़ने पे उसको यूनिस्टॉल भी, अनस्टॉल भी यहाँ पे जो है वो किया जाता है। तो इस टेस्टिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि जब भी किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जा रहा है तो किसी भी तरह की दिक्कत तो नहीं आ रही, किसी भी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, और अगर यूनिस्टॉल भी किया जा रहा है, अनइंस्टॉल भी किया जा रहा है, तो क्या यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है, उस चीज को हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है सिक्योरिटी टेस्टिंग। तो सिक्योरिटी टेस्टिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कितना सिक्योर है। यानी कि अगर हमारा जो यूजर है वो अगर सॉफ्टवेयर को यूज करता है तो उसकी सिक्योरिटी कितनी रहेगी, उसका जो डाटा है वो कितना सिक्योर रहेगा, उस चीज को हम यहाँ पे जो है वो टेस्ट करते हैं। क्लियर है। तो सिक्योरिटी टेस्टिंग हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर और यूजर्स को कितने अच्छे तरीके से जो थ्रेट्स हैं, ब्रीचेस है, उससे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं और जो हमारे यूजर्स हैं उनको सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए देते हैं, और जो यूजर्स है वो सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं और अपनी एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर सॉफ्टवेयर अच्छा होता है तो हमारा जो यूजर है उसको एक्सेप्ट कर लेता है और मैनेजमेंट उसको आगे काम चलाती है। अगर मान के चलो सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट नहीं किया गया, यानी कि उसमें कुछ खामियां, तो उसमें फिर से थोड़े एरर्स को ठीक किया जाएगा और दोबारा से जो है वो काम किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है बीटा टेस्टिंग। बीटा सॉरी अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग के अंदर क्या होता है, तो जब हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है तो जो हमारा इंटरनल डिपार्टमेंट होता है जिसने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया होता है, हम उसको सॉफ्टवेयर देते हैं और वो उसको यूज करते हैं ताकि देख सके कि जो सॉफ्टवेयर है वो सही तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर उसमें किसी भी तरह की खामी होती है तो उसको यहाँ पर दूर किया जाता है। उसके बाद देखो क्या है हमारा यहाँ पर बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग भी अल्फा टेस्टिंग के तरीके से ही है। इसमें भी हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ यूजर्स, क्या है, ग्रुप ऑफ यूजर्स को सिलेक्ट करते हैं, उसको सॉफ्टवेयर देते हैं और कहते हैं कि आप यूज करके देखो और हमें फीडबैक प्रोवाइड करो।
बस डिफरेंस क्या होता है कि जब हम अल्फा टेस्टिंग करते हैं तो वहां पर जो यूजर्स होते हैं वो हमारे इंटरनल डिपार्टमेंट के होते हैं, पर जब हम बीटा टेस्टिंग करते हैं तो इसमें जो यूजर्स होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं। हम एक्सटर्नल यूजर्स को सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए जो है वो देते हैं, और उसके फीडबैक के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जो चेंजेस करनी होती है वो भी हम यहाँ पे जो है वो कर लेते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा किस रिलेटेड था सॉफ्टवेयर के साथ। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज के टाइम में क्लाउड कंप्यूटिंग काफी ज्यादा यूज होता है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो यहाँ पर देखो, जब भी किसी कंपनी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, आईटी सिक्योर टेक्नोलॉजी को यूज करना होता है, तो उसके लिए उसको बहुत सारे यहाँ पर रिसोर्सेस और यहाँ पर सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, XYZ लिमिटेड कंपनी, ठीक है, इसको यहाँ पर आईटी टेक्नोलॉजी को यूज करना है, तो इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहले देखो, इसको सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। उसके बाद बड़े बड़े यहाँ पर जो डाटा सर्वर है, ठीक है, वो चाहिए जहाँ पर डाटा को स्टोर करके रखा जा सके। उसके बाद इन डाटा सर्वर को जो है मेंटेन करने के लिए एक पूरी एक टेक टीम भी होनी चाहिए, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी को जानती हो, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है उसको यहाँ पर सॉल्व किया जा सके। साथ के साथ अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको ठीक करने पे भी यहाँ पर खर्च करना होता है। एक तो ऑप्शन ये होता है, ठीक है। हाँ हाँ। तो जब भी कोई कंपनी आईटी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो उसके पास दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि ये सारा काम ये खुद से करे, यानी कि एक्सवाईजेड लिमिटेड कंपनी खुद का अपना सॉफ्टवेयर बनाए, खुद का डाटा सर्वर अपॉइंट करे, खुद की एक टेक्निकल टीम बनाए। पर इसमें दिक्कत क्या आती है? इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाती है, ठीक है, और सिरदर्दी भी काफी ज्यादा होती है। और बाई चांस अगर मान के चलो बिजनेस का काम कम हो गया तो ये आइडल पड़े रहते हैं। तो इसकी जगह पे एक दूसरा तरीका भी होता है इसकी खामियों को दूर करने का। वो ये होता है कि एक बनी बनाई कंपनी जो कि इस फील्ड में पहले से ही काम कर रही है, जिसके पास बड़े बड़े यहाँ पर सर्वर हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बने पड़े हैं, उसी से हम यहाँ पर डायरेक्ट सर्विसेज जो है वो यहाँ पर ले सके, ठीक है। तो जब यहाँ पर कोई कंपनी किसी थर्ड पार्टी से, ठीक है, जो भी आईटी सर्विसेज है, रिसोर्सेज हैं, वो यहाँ पर लेती है इंटरनेट के ऊपर, तो वो हमारा कहलाता है क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि ये जो सर्विसेज है वो जनरली इंटरनेट के ऊपर जो है वो ली जाती है। क्लियर है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हमारी एक पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है, जितने भी आईटी सर्विसेज होते हैं, रिसोर्सेज होती है, उसको किसी आईटी कंपनी जो कि पहले से ही वेल इस्टेब्लिश है, जिसके अंदर सारे पास रिसोर्सेज पड़े हैं, उनको खरीदती है, ठीक है, और जितना वो यूज करती है उसके बेस पर उनको एक पे कर दी। जैसे होता है ना कि एक बड़ा सा रूम है, जैसे मान के चलो एक पूरा एक हॉस्टल है, ठीक है, तो हॉस्टल में बहुत सारे कमरे हैं, तो आपने एक कमरा ले लिया, तो आपको क्या करना है? इस कमरे का किराया देना है। तो ऐसे ही हमारा जो कंपनी है, जो टेक्नोलॉजी कंपनी है, आईटी कंपनी है, उसके पास बहुत सारा बड़ा सर्वर रूम है, आपने एक सर्वर यूज कर लिया, तो आपको उसके लिए यहाँ पर जो है वो पैसे देने पड़ते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तो जो मीनिंग है वो यहाँ पर क्लियर हो गया। जैसे नॉर्मल एग्जाम्पल दो, जो ड्राइव होती है, ठीक है, आप अपने फोन में जरूर यूज करते होगे, तो ड्राइव में क्या होता है? आप अपनी फाइल्स को सेव कर पाते हो। तो जो स्टोरेज होता है, क्या वो आपकी फोन की खुद होती है? नहीं, वो जो हमारा गूगल है वो प्रोवाइड हमें यहाँ पर कर रहा होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर मीनिंग देखो क्या है, इट इज द ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ आईटी रिसोर्सेज, यानी कि जो आईटी रिसोर्सेज है हम जब डिमांड करते हैं उसके ऊपर डिलीवरी की जाती है, और इंटरनेट के ऊपर, और जितना आप यूज करते हो उतना आपको यहाँ पर पे जो है वो करना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। जो हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग है वो यहाँ पर कितने टाइप्स के होते हैं? तो मेनली देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग को हम दो तरीके से अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है बेस्ड ऑन लोकेशन की, हमारा जो सर्वर वगैरह जो हमारी टेक्नोलॉजी उसकी लोकेशन कहाँ पे है, और दूसरा क्या है, सर्विसेज कौन सी हमें मिल रही है उसके बेस पर। तो पहला क्या है, लोकेशन ऑफ द क्लाउड, हमारे क्लाउड की लोकेशन क्या है, ठीक है। तो उसके बेस पर जो पहली टाइप है वो क्या है, पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या होता है? तो देखो, जो भी हमारा टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी सर्वर हो गया, ठीक है, और भी जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, अगर ये जो सर्वर्स वगैरह है वो वेंडर के प्राइमेसिस में है, यानी कि मान के चलो XYZ लिमिटेड कंपनी है, उसने यहाँ पर एबीसी लिमिटेड कंपनी जो आईटी कंपनी है उससे रिसोर्सेज को जो है यहाँ पर खरीदा है, एक तरीके से यूज कर रही है। तो अगर ये जो रिसोर्सेज है वो एबीसी लिमिटेड के प्राइमेसिस में, एबीसी लिमिटेड के पास है, तो ये हमारा पब्लिक क्लाउड जो है वो कहलाएगा, ठीक है। अब क्योंकि देखो सारा कुछ यहाँ पर हमारा जो वेंडर है उसके पास अवेलेबल है, ठीक है, जो हमारी आईटी कंपनी है, तो इसके ऊपर जो कंट्रोल होता है कंपनी का वो काफी कम होता है, यानी कि एक्सवाईजेड लिमिटेड कंपनी का इसके ऊपर ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, इसलिए ज्यादा रिस्की भी होते हैं। नेक्स्ट क्या, प्राइवेट क्लाउड। अब प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? तो प्राइवेट क्लाउड ऐसा क्लाउड होता है जो कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है। जैसे ये क्लाउड क्या था, ये क्लाउड था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ले सकती है, पर ये जो क्लाउड है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना कर देती है हमारी आईटी कंपनी, और इसको सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन जो है यूज कर सकती है। नेक्स्ट क्या, हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? तो इसके अंदर हम प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड दोनों का मिक्सचर यूज करते हैं, यानी कि दोनों को एक साथ हम यहाँ पर यूज करते हैं, जिसको हम हाइब्रिड क्लाउड जो है वो कह देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस ऑफर, यानी कि जो सर्विसेज ऑफर की गई है उसके बेसिस हम यहाँ पर कितना डिवाइड है,
कर सकते हैं। तो पहला जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की बात करते हैं, इस क्लाउड कंप्यूटिंग के अंडर हमारी जो वेंडर होता है, यानी कि जो आईटी कंपनी होती है, वो कंपनी को सिर्फ और सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, जैसे कि सर्वर्स हो गए, बड़े बड़े सर्वर्स हो गए, ठीक है, वो यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड करती है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होता है? देखो, एक कंपनी को आईटी सर्विसेज लेने के लिए, रिसोर्सेज को यूज करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? सॉफ्टवेयर चाहिए, सर्वर चाहिए, ठीक है, और सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उसे बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होती है। तो जब हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो जो हमारी आईटी कंपनीज है, वो कंपनीज को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां पर वो अपना सॉफ्टवेयर यहाँ पे जो है डेवलप कर सकते हैं और उसको रन भी कर सकते हैं। मतलब कि सॉफ्टवेयर को बनाने से लेकर उसको रन करने तक सारी चीजें जो है वो आईटी कंपनी जो है वो करके देगी। पर डिफरेंस क्या है कि सॉफ्टवेयर कंपनी अपना खुद का बनाएगी। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या होता है कि जो हमारी आईटी कंपनी होती है, वो सॉफ्टवेयर तो खुद बनाती है और इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए दे देती है कंपनीज को। जैसे यहाँ पर जो टैली हो गया, ठीक है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो इसको हमारी जो कंपनी है उसने यहाँ पर बनाया और ये टैली सॉफ्टवेयर किसे दे देती है? कंपनीज को दे देती है। तो एक सॉफ्टवेयर यहाँ पर कंपनी को मिलता है जिसके बदले में उसको पे करना पड़ता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो हमारे यहाँ पर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। नेक्स्ट बात करते हैं मेजर प्लेयर्स। आज के टाइम में क्लाउड कंप्यूटिंग की फील्ड में कौन कौन से मेजर प्लेयर हैं? तो यहाँ पे देखो, अमेजन वेब सर्विसेज हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड हो गया, ओरेकल क्लाउड हो गया, सन माइक्रो सिस्टम्स हो गए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसेंशियल एट्रीब्यूट्स फॉर बिल्डिंग अ सिक्योर नेटवर्क। अगर हम यहाँ पर एक सिक्योर नेटवर्क को बिल्ड करना चाहते हैं, तो क्या क्या इसेंशियल एट्रीब्यूट्स होने जरूरी है? तो पहला जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है उसका नाम है हार्डवेयर सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। यानी कि जो भी हम हार्डवेयर यूज करें ना, वो सिक्योर होने चाहिए। अगर हम हार्डवेयर को यूज करें तो किसी भी तरह की यहाँ पर जो हमारा डाटा का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कोई भी डाटा ब्रीच यहाँ पर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ हार्डवेयर रिलायबल होना चाहिए और अडेप्टेबल भी होना चाहिए। अगर कोई चेंज आ जाता है तो उस चेंज के अकॉर्डिंग हम हार्डवेयर को थोड़ा चेंज भी कर सके, ऐसा भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? अडॉप्शन ऑफ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स एंड ओपन इंटरफेसेस। तो जब भी हम हार्डवेयर का यूज करेंगे, ठीक है, जब हम सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, तो हमें स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स क्या होता है कि वाइडली एक्सेप्टेड होता है, लोग उसको यूज कर रहे होते हैं, उनको आपको यूज करना है ताकि बेटर सिक्योरिटी हो सके। नेक्स्ट है डायनामिक एडजस्टमेंट। तो डायनामिक एडजस्टमेंट करनी है, अगर हमारा जो कुछ भी चेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आता है, तो उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में चेंजेस भी करने जरूरी होते हैं। नेक्स्ट क्या है? मैक्सिमम एडॉप्शन ऑफ सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमें कोशिश करनी है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम को यूटिलाइज करना है ताकि एक सेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो डेवलप हो सके। अगर आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हो तो उसमें क्या होता है कि डिसेंट्रलाइज हो जाता है। कोई ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन बिठाना डिफिकल्ट हो जाता है। तो कोशिश करनी है कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है इंप्लीमेंट किया जा सके ताकि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिठाया जा सके। नेक्स्ट क्या? ऑटोमेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज। जो नेटवर्क रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमाइज करने के लिए ऑटोमेटिक मशीन्स का यूज करना चाहिए। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को और नेटवर्क रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए जो भी चीजें हमें चाहिए वो ऑटोमेटिकली होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें रोबोट्स वगैरह का यहाँ पर यूज करना है। उसके बाद क्या? ऑटोमेशन ऑफ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड रिपोर्ट जनरेशन। जो रिपोर्ट जनरेशन वगैरह सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक होना चाहिए। क्लियर है आपको? तो यहां तक जो हमारा टॉपिक था वो रिलेटेड था सिक्योरिटी, हमारे जो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी है उसके साथ रिलेटेड। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा रिलेटेड है ऑपरेशनल सिक्योरिटी के साथ। क्या है हमारे यहाँ पर? ऑपरेशनल सिक्योरिटी। तो ऑपरेशनल सिक्योरिटी को समझने से पहले हमें ऑपरेशंस के बारे में समझना है कि ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो देखो, हम कोई भी बिजनेस करते हैं, ठीक है, हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर हमें बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करनी पड़ती है और उन एक्टिविटीज को ही हम ऑपरेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के, अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मान के चलो एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो उसको अपने काम को करने के लिए बहुत सारे ऑपरेशंस करने हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या है? रॉ मटेरियल परचेज करना है, फिर उसकी प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, प्रोडक्शन करने के बाद उसकी पैकिंग करनी है, पैकिंग करने के बाद उसकी सेल करनी है, फिर मार्केटिंग करनी है। ये सारी चीजें जो है वो करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बहुत सारा हमारा जो इन्फॉर्मेशन और डाटा जो है वो यूटिलाइज होता है। तो हमें इन ऑपरेशंस को सिक्योर करना जरूरी होता है और उसी को हम ऑपरेशन सिक्योरिटी कहते हैं। यानी कि जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जितने भी हमारे ऑपरेशंस हैं, एक्टिविटीज हैं, इन्फॉर्म उस और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको सिक्योर करते हैं, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि कोई अनऑथराइज एक्सेस ना हो सके, कोई भी डाटा ब्रीच ना हो सके। तो वो हमारा ऑपरेशनल सिक्योरिटी जो है वो कहलाता है। तो अगर आप इसका यहाँ पर मीनिंग देखोगे तो इट इज अ सेट ऑफ सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड मेजर्स। यानी कि ये कुछ सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और मेजर्स का सेट होता है जिसकी हेल्प से हम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ऑपरेशंस और एक्टिविटीज को जो है सिक्योर कर पाते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप्स इन ऑपरेशन सिक्योरिटी। जो हमारा ऑपरेशन सिक्योरिटी होता है उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पर जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, यानी कि जब भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं तो उस ऑपरेशन से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर उस इन्फॉर्मेशन के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसे हमें आइडेंटिफाई करना है। अब इस क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन के अंदर कोई भी डाटा हो सकता है, कोई भी प्लान हो सकता है, कोई भी स्ट्रैटेजी हो सकती है, या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन जिसका कॉम्प्रोमाइज होने से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हार्म पहुंचता है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ट्रीटमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब है क्लासिफिकेशन। आपको इस इन्फॉर्मेशन को क्लासिफाई करना है, यानी कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, कौन सी थोड़ी कम जरूरी है, उसे हमें क्लासिफाई करना है ताकि उसके अकॉर्डिंग हम सिक्योरिटी लेवल्स को जो है इंप्लीमेंट कर सके। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि गेट है, ठीक है, एक गेट पे सिक्योरिटी और एक डाटा सेंटर पे सिक्योरिटी वो अलग अलग है। मतलब कि डाटा सेंटर काफी ज्यादा जरूरी है एज कंपैरिजन टू गेट, ठीक है, जो हमारा मेन गेट है। तो उसके हिसाब से हमें सिक्योरिटी लेवल इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर भी यही चीज आती है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, कौन सी नहीं, उसके अकॉर्डिंग हमें सिक्योरिटी लेवल इंप्लीमेंट करना है। नेक्स्ट क्या है, असेसिंग थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज। अगर हम जान चुके हैं कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन क्रिटिकल है, अब हमें उसके साथ जो उसके रिलेटेड जो भी खतरे वगैरह हैं वो हमें आइडेंटिफाई करना है। यानी कि हमारे इंफॉर्मेशन के अंदर, सिस्टम के अंदर कौन कौन सी यहाँ पर वल्नरेबिलिटीज जिसका फायदा उठा के कोई भी पर्सन हमारे सिस्टम को ब्रीच कर सकता है और हमारे इंफॉर्मेशन को, हमारे डाटा को नुकसान पहुंचा सकता है, उसे हमें यहाँ पे जो है आइडेंटिफाई करना है। जैसे मान के चलो अगर आपने रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए कोटेशन दी है, तो हो सकता है ना कोई थर्ड पार्टी जो है यहाँ पर उसको एक्सेस कर सके। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस किस एरिया से कौन कौन से अटैक हो सकते हैं। नेक्स्ट है रिस्क एनालिसिस एंड रिस्क एंड मैनेजमेंट। तो जैसे आप थ्रेट वल्नरेबिलिटीज को देख लेते हो, तो अब आप देखते हो कि जो थ्रेट है, जो वल्नरेबिलिटीज अगर वो हैपन हो जाते हैं, अगर कोई पर्सन हमारी वल्नरेबिलिटी को यूज करके हमारे सिस्टम को हैक कर लेते हैं, तो उसका क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या रिस्क है, उसे हमें आइडेंटिफाई करना है। और वो जो रिस्क अराइज हो रहे हैं उनको हमें सिस्टमेटिक वे में मैनेज भी करना है। यानी कि रिस्क एनालिसिस के अंदर पहले हम एनालाइज करेंगे कि रिस्क कितना होगा, उसके बाद हम उसको मैनेज जो है वो करेंगे डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स लेकर। नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग फॉर रिस्क मिटिगेशन एंड रिस्क कंट्रोल। अब हमें प्लानिंग करनी है कि हम जो रिस्क हो सकता है उसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसको कैसे कम कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स को इंप्लीमेंट कर सकते हो, कोई भी कंटीजेंसी प्लान यहाँ पर जो है वो बना सकते हो। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स। इसके अंदर आप क्या करते हो, जो सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं उनको अप्लाई कर देते हो। अप्लाई करने का मतलब कि अगर आपने कोई इंक्रिप्शन मेथड नया अडॉप्ट किया है, मतलब आइडेंटिफाई किया है, तो आप उसको यूज कर लेते हो, वो हमारा एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स कहलाता है। नेक्स्ट क्या, मॉनिटरिंग करेक्टिव एंड प्रिवेंशन एक्शन। तो इसके अंदर हम जो हमारे जो एक्शंस है, ठीक है, जो भी हमने लिए हैं सिक्योर करने के लिए हमारे ऑपरेशंस को, वो कितने अच्छे हैं, कितने करेक्ट हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे जो है देखेंगे, ताकि अगर बाई चांस एक्शंस में थोड़ी सी भी कमी हो तो उसको हम यहाँ पे जो है दूर कर सकें। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑपरेशन सिक्योरिटी है वो कैसे यहाँ पे जो है वो परफॉर्म की जाती है। जैसे कि पहले जो इंपॉर्टेंट है वो बात करें बैंकिंग के अंदर, ठीक है, तो जो बैंकिंग के अंदर जो ऑपरेशंस है वो यहाँ पर कस्टमर के बैंक के अंदर एंटर करने के साथ ही यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। जैसे एक कस्टमर बैंक के अंदर एंटर करता है तो बैंक के जितने भी ऑपरेशन है, चाहे वाउचर भरना हो गया, पैसे डिपॉजिट करवाना हो गया, विड्रॉवल करवाना हो गया, वो हमारे बैंकिंग ऑपरेशन के अंदर आ जाता है और यहाँ पर बहुत सारा डाटा जो है डील किया जाता है, उसको सिक्योर करना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो एक बैंक के अंदर ऑपरेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का होना काफी जरूरी है और उसको कैसे बनाया जाता है, उसके क्या स्टेप्स होते हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पहला जो स्टेप है वो क्या है, सिस्टम एंड प्रोसीजर। तो इस पॉलिसी के अंदर हमें सबसे पहले जो सिस्टम एंड प्रोसीजर्स है उनको क्लियरली डिफाइन करना है। यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी डाटा है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, यानी कि उसको कैसे कलेक्ट किया जाएगा, कैसे प्रोसेस किया जाएगा, कैसे स्टोर किया जाएगा, उसके लिए कौन से सिस्टम या प्रोसीजर वो पहले हमें डिफाइन कर देने होते हैं। नेक्स्ट क्या है, टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है इसमें हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों आ जाते हैं, उसका यूज कैसे करना है, हमें अपने ऑपरेशंस को सिक्योर करने के लिए वो भी यहाँ पर डिफाइन करना है। यानी कि हमें हमारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है ताकि जो हमारे हार्डवेयर है, जो हमारे सॉफ्टवेयर है, सॉरी, ऑपरेशंस है, उनको यहाँ पर सिक्योर किया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं वर्कफोर्स की। हमारी जो वर्कफोर्स है उसकी क्या कैपेबिलिटीज है और क्या विलिंगनेस है सिक्योरिटी को लेकर, वो भी हमें जानना है। यानी कि एक वर्कर क्या सोचता है हमारे ऑपरेशंस को सिक्योर करने से लेकर, और उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है उसको सिक्योर करने की, वो चीज हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। तो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना काफी जरूरी होता है, क्योंकि देखो कहीं पे भी सिक्योरिटी की जब बात होती है तो जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है वो काफी कमजोर कड़ी यहाँ पर मानी जाती है, तो इससे सिक्योर करना काफी जरूरी होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जो भी हमारे पर्सन है, उनके जो रोल्स हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है,
उनको हमें पहले से फिक्स कर देना होता है ताकि वो अवेयर हो कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसे क्या काम करना है, ताकि अगर कोई गलत काम होता है तो उसके लिए हम उसको दोषी ठहरा सकें। नेक्स्ट है टॉप मैनेजमेंट। अब ऑपरेशंस की सिक्योरिटी में टॉप मैनेजमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये पॉलिसीज बनाती है, ठीक है, और एक डायरेक्शन देती है ऑर्गेनाइजेशन को, जिस डायरेक्शन में वो काम करती है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एक रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए, सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स को प्रायोरिटाइज करने के लिए जो टॉप मैनेजमेंट है वो एक लीडर के तरीके से यहाँ पर काम करता है। नेक्स्ट है कंप्लायंस। तो जो बैंक है उनको कंप्लायंस करना जरूरी होता है, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन, चाहे वो एक्सटर्नल हो, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा प्रोवाइड किए हो, या फिर इंटरनल उसके खुद के हो, उसको फॉलो करना जरूरी होता है अगर वो ऑपरेशन सिक्योरिटी चाहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री की। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्या आ जाता है, हमारे जो टेलीफोन नेटवर्क्स होते हैं, मोबाइल फोन्स होते हैं, वो इंडस्ट्रीज में जो है वो आ जाती है। तो इन इंडस्ट्री के पास भी हमारी जो जनरल पब्लिक है उसका काफी डाटा जो है यहाँ पर होता है, और ये कस्टोडियन के तरीके से काम करते हैं, उस डाटा को अपनी कस्टडी में रखते हैं, सिक्योर करके रखना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो कई सारा डाटा इनका कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स की फॉर्म में होता है, जैसे कि जो भी कॉलिंग वगैरह की गई है, ठीक है, किस नंबर से की गई है, कब की गई थी, उसकी ड्यूरेशन क्या थी, टाइप ऑफ कॉल क्या थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है इनके पास सिक्योर होती है। और इनके लिए ज़रूरी भी है कि वो इस इन्फॉर्मेशन को एक सिस्टम के थ्रू जो है संभाल के रखे, ताकि जब भी ज़रूरत हो, ठीक है, खास करके जब किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की जाए तो वो इन्फॉर्मेशन यूज़ की जा सके। नेक्स्ट अगर ऑपरेशनल सिक्योरिटी मेजर्स की बात करें, क्या क्या ऑपरेशनल सिक्योरिटी मेजर्स यहाँ पर हो सकते हैं, तो पहला देखो क्या है, प्रिजर्वेशन। क्या है प्रिजर्वेशन? तो इसके अंदर हमें एक ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश करना है जिसकी हेल्प से जो सीडीएस है, ठीक है, जो हमारे कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स है, उनको हम अपने पास प्रिजर्व करके रख सके, ताकि किसी भी तरह की लीगल डिस्प्यूट हो तो वहां पर यूज किया जा सके। नेक्स्ट है लीगल कंप्लायंस। तो इन इंडस्ट्रीज को जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग कंप्लायंस करना जरूरी होता है। उसके बाद टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी की ऑपरेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है, जो भी इश्यूज है, उसके प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और उसको दूर करे। नेक्स्ट क्या, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ईव्सड्रॉपिंग, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी कंसर्न होता है टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर। अब ये होता क्या है, तो वीओआईपी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसकी हेल्प से आप टेलीफोन कॉल के ऊपर, ठीक है, इंटरनेट की हेल्प से कॉलिंग कर सकते हैं। नॉर्मली हम इंटरनेट के बिना भी कॉलिंग कर सकते हैं, पर ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आप इंटरनेट का यूज करके कॉलिंग वगैरह जो है वो कर सकते हो। तो ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, जो हमारे एनालॉग वॉइस सिग्नल्स होते हैं, जो कि हमारे टेलीफोन लाइंस के थ्रू जाते हैं, उनको डिजिटल डाटा पैकेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि दो लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ पर बेहतर हो सके। अब जब भी इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है तो यहाँ पर ईव्सड्रॉपिंग का काफी यहाँ पर जो है अ, खतरा यहाँ पर होता है। अब सिक्योरिटी मेजर्स यहाँ पर क्या-क्या हो सकते हैं इसको दूर करने के लिए? सबसे पहले देखो क्या है, थ्रेट अवेयरनेस। यानी कि जब हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं तो क्या-क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, ठीक है? कौन-कौन से खतरे हैं, उसके प्रति हमें अवेयर होना है, ताकि अगर वो खतरे आते हैं तो इसके रिगार्डिंग हम कोई एक्शन ले सकें। नेक्स्ट क्या है, एन्क्रिप्शन। हमें स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन मेथड्स का यूज़ करना है, ताकि कोई भी पर्सन जो है उस डाटा को बिना ऑथराइजेशन के एक्सेस ना कर सके। नेक्स्ट क्या है, एक्सेस कंट्रोल रखना है, यानी कि जो ऑथराइज्ड पर्सन है उन्हें ही सिर्फ एक्सेस प्रोवाइड करना है, और कोई पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके। यानी कि दो लोग बातें कर रहे हैं तो दो लोग ही बात करें, तीसरा पर्सन एंटर ना हो सके। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग। हमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है, अगर कोई अनयूजुअल एक्टिविटीज होती है तो उसको फाइंड आउट करना है, ताकि हम एक्शन ले सकें। नेक्स्ट एम्प्लॉय की ट्रेनिंग के ऊपर भी यहाँ पे जो है वो फोकस करना है। नेक्स्ट बात करते हैं आईटी इंडस्ट्री की। आईटी इंडस्ट्री में बेसिकली हमारा यहाँ पर सॉफ्टवेयर के साथ डील करती है, हार्डवेयर के साथ डील करती है, जिनको डेवलप करने का काम जो है आईटी इंडस्ट्री का होता है। तो इनके पास भी कई सारे यहाँ पर कस्टमर का डाटा होता है, जिसकी हेल्प से वो अपने सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को डेवलप करते हैं। तो उस डाटा को भी इन्हें सेव करके रखना जरूरी होता है, क्योंकि ये भी एक कस्टोडियन के तरीके से एक्ट करते हैं। अब सिक्योरिटी कंसर्न क्या क्या हो सकते हैं, मतलब कि कौन कौन से थ्रेट्स यहाँ पर हो सकते हैं। तो पहला देखो क्या है, थ्रेट्स पोस्ट बाय एम्प्लॉयज, ठीक है। तो जो हमारे आईटी इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज है वो भी एक खतरा होते हैं हमारे डाटा के लिए। ये जो एम्प्लॉयज है वो इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली जो है हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स, जो हमारे डाटा है, ठीक है, उसको यहाँ पर लीक कर सकते हैं, है ना, कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर इंटेंशनली बात करें, अगर कोई पर्सन जिसको एक्सेस नहीं है, वो अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करता है, डाटा को चोरी करता है या फिर डिस्ट्रॉय करता है, तो वो इंटेंशनली हो गया। अगर कोई पर्सन एक्सीडेंटली, मतलब कि जानबूझ कर नहीं, एक्सीडेंटली उससे डाटा जो है एक्सपोज हो गया कहीं पे, तो वो हमारा क्या होगा यहाँ पर, वो
अनइंटेंशनली हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, अब ऑपरेशनल सिक्योरिटी मेजर्स क्या हो सकते हैं, यानी कि आप इस चीज को रोकने के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हो। पहला तो क्या है, एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल आपको स्ट्रिक्ट रखना है, यानी कि सिर्फ वही पर्सन एक्सेस पा सके जिसको एक्सेस मिला हो। उसके बाद एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड देनी है ताकि कोई भी अनइंटेंशनल जो है वो एक्टिविटी ना हो सके, इनइंटेंशनल गलती ना हो सके। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग करनी है, रेगुलर बेसिस पे देखना है कि एम्प्लॉयज कैसे काम करें। नेक्स्ट क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ एक्सटर्नल डिवाइसेस और कम्युनिकेशन। ठीक है, अब कई बार जो हमारे एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं वो एक्सटर्नल डिवाइसेस का यूज करते हैं, जैसे जो डिवाइसेस ऑर्गेनाइजेशन के नहीं है उनका यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि पर्सनल यूएसडी ड्राइव्स हो गए या फिर अनसिक्योर्ड ईमेल्स का यहाँ पर यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो खतरा होता है डाटा लीकेज का वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये भी एक कंसर्न होता है। अब इसको कैसे रोका जा सकता है, तो सिंपली देखो, डिवाइस कंट्रोल पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है जिसके अंदर ऐसे डिवाइस जिसकी कोई जरूरत नहीं है यूज करने की, उसे बंद कर देना है। ठीक है, उसे यूज करने पर मनाही लगा देनी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ईमेल सिक्योरिटी। ईमेल सिक्योरिटी पे फोकस करना है, यानी कि अगर ईमेल भेजा जा रहा है तो कोशिश किया जाए सिक्योर ईमेल, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के जो ईमेल्स है उसके थ्रू ही ईमेल मैसेजेस भेजे जाए और किसी के थ्रू जो है वो ना भेजा जाए। नेक्स्ट क्या है, रेगुलर ऑडिट्स परफॉर्म करने, यानी कि चेकिंग भी करते रहना चाहिए कि सारा जो काम है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, कोई खामी तो नहीं है, वो चीज चेक करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इनएडिक्वेट लैक ऑफ सिक्योरिटी ऑडिट। तो ये भी आप काफी यहाँ पर जो है कंसर्न होता है। अब क्या होता है ना कि ऑडिट करवाना जरूरी होता है, सिक्योरिटी ऑडिट करवाना जरूरी होता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है या फिर हार्डवेयर है, जो हमारे ऑपरेशंस हैं, ठीक है, उसके अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं वो सही से परफॉर्म किए जा रहे हैं या फिर नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग ऑडिटिंग करवाते हैं। कौन सी ऑडिटिंग करवाते हैं, सिक्योरिटी ऑडिट, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर, ऑपरेशन के अंदर क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं और उससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो अगर हम ऑपरेशनल सिक्योरिटी मेजर्स की बात करें, कौन कौन से हम यहाँ पर मेजर्स ले सकते हैं, तो पहला देखो क्या है, रेगुलर ऑडिट। हम यहाँ पर रेगुलर ऑडिट परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि रेगुलर बेसिस पे देखना है कि जो हमारे ऑपरेशन है वो सही तरीके से चल रहे हैं या फिर नहीं चल रहे हैं। उसके बाद क्या है, वल्नरेबिलिटी स्कैन। जो हमारी वल्नरेबिलिटीज है उनको रेगुलर बेसिस पे जो है वो स्कैन करता है, देखते रहना है कि जो हमारे सिस्टम है वो सही तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट क्या है, कंप्लाइंस चेक्स। ठीक है, तो ये भी देखना है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है, वो चीज हमें देखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं एम्बिगुअसली फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्बिगुअसली फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि हमने सही तरीके से जो हमारे पर्सन है, जो एम्प्लॉयज है, उनके रोल्स डिसाइड नहीं किए और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं दी, जिससे क्या हुआ कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनके मन में कंफ्यूजन है और वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे और एक्सीडेंटली कोई डाटा एक्सपोजर हो जा रहा है। तो इस चीज को दूर करने का तरीका क्या है, रोल डेफिनेशन। सबसे पहले हर एम्प्लॉय का जो कोई पर्टिकुलर काम करता है उसका रोल डिफाइन कर लेना है कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पास इस इन्फॉर्मेशन का एक्सेस रहेगा, इसका नहीं रहेगा, ताकि उसको हमारा जो पर्सन है वो अनऑथराइज तरीके से उसको एक्सेस ना करे। नेक्स्ट है इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। इसके अंदर अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो हमारे जो पर्सन, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वो कैसे एक्ट करेंगे, वो सारी चीजें भी इसके अंदर आती है। नेक्स्ट क्या है, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करनी है। उसके बाद क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड और पुअरली मॉनिटर्ड थर्ड पार्टी एक्सेस। अब कई केसेस में क्या होता है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर थर्ड पार्टी को भी एक्सेस दिया जाता है। थर्ड पार्टी कौन हो गए, कस्टमर हो गए या फिर कोई वेंडर हो गया, तो वो भी हमारे इंफॉर्मेशन, जो हमारा डाटाबेस है उसको एक्सेस कर सकते हैं, हमारे इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो थर्ड पार्टी को मैनेज नहीं करती, तो थर्ड पार्टी जो है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े नहीं है, तो वो डाटा को चोरी कर सकता है, उसका मिस यूज कर सकते हैं। तो हमें उनको प्रॉपरली यहाँ पर मैनेज जो है वो करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, यहाँ पर यूजर लेवल कंट्रोल। अब यूजर लेवल कंट्रोल क्या होता है, तो देखो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसको जनरली हमारे जो यूजर्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हो गया तो उसको हमारा जो अकाउंटेंट है वो क्या है, कि यूजर है, वो यहाँ पे जो है वो परफॉर्म करता है। प्रोडक्शन के अंदर जो हमारे वर्कर्स हैं वो यहाँ पे जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो जो डाटा है वो यूजर के पास ही आता है और यूजर के पास से ही जाता है। तो यहाँ पर यूजर कंट्रोल करना जरूरी होता है। यूजर कंट्रोल का मतलब है कि यूजर को किस लेवल का एक्सेस यहाँ पर प्रोवाइड करना है, किस लेवल का नहीं प्रोवाइड करना है, किस इंफॉर्मेशन का एक्सेस प्रोवाइड करना है, वो सारी चीजें हम देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेप्शन रिपोर्ट्स की। अब एक्सेप्शन रिपोर्ट क्या होता है, तो एक्सेप्शन रिपोर्ट एक जरिया होता है जिससे हम यूजर को कंट्रोल कर पाते हैं। अब देखो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक नॉर्मल ऑपरेशन चलते रहते हैं, एक नॉर्मल पैटर्न यहाँ पर चलता रहता है। पर कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि पैटर्न से बिल्कुल अलग होती है। जैसे मान के चलो, जब भी आप कोई चेक आता है तो आप उसकी एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में करते हो, तो ये नॉर्मल पैटर्न हुआ। पर आपने क्या किया, चेक आया, उसकी पेमेंट कर दी, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की, तो ये क्या हुआ, एक एक्सेप्शनल जो है काम हो गया। तो इन एक्सेप्शनल आइटम्स की, इन ट्रांजेक्शन की हम एक यहाँ पर रिपोर्ट बनाते हैं ताकि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके।
नेक्स्ट बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन। जो हमारे एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन है उसकी एग्जांपल्स क्या-क्या हो सकती है। पहला क्या है अनरिकॉर्डेड चेक पेमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि चेक की पेमेंट किया पर उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। नेक्स्ट है टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट इन करंट अकाउंट, यानी कि करंट अकाउंट में क्या हुआ कि आपने लिमिट से ज्यादा जो है वो विड्रॉ करवा लिया, ठीक है, तो टेम्परेरी आपको ज्यादा ओवरड्राफ्ट यहाँ पर देना पड़ा। नेक्स्ट है एक्सेस ड्रॉइंग इन सीसी अकाउंट, यानी कि जो हमारा कैश क्रेडिट अकाउंट है उससे आपने जो आपको जो लिमिट दे गई थी, अगर मान के चलो 1 लाख की लिमिट थी आपने 2 लाख रुपए निकलवा लिए, तो ये हमारा क्या, ये भी एक्सेप्शन होता है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सेप्शन रिपोर्टिंग। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर क्या क्या होती है, ठीक है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जो हमारे फंक्शनल ऑफिसर्स होते हैं, जो ब्रांच मैनेजर्स होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितने भी हमारे एक्सेप्शनल आइटम्स होते हैं, ठीक है, उनकी एक रिपोर्ट यहाँ पर प्रॉपरली बनाया जाए और ब्रांच हेड को उसको ये रिपोर्ट यहाँ पर दी जाए, ताकि वो पर्सनली जो है वो उसके ऊपर ध्यान दे पाए और एक्शन जो है वो ले सके। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशनल कंट्रोल एंड करेक्टिव एक्शंस की, ठीक है, क्या क्या ऑपरेशन कंट्रोल्स यहाँ पर लेने चाहिए इस चीज को दूर करने के लिए। तो सबसे पहले क्या है फॉलो अप प्रोसीजर, क्या है फॉलो अप प्रोसीजर, तो हमें क्या करना है यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करना है। तो अगर कोई एक्सेप्शनल आइटम आपको दिखती है, कोई भी एक्सेप्शनल ट्रांजेक्शन दिखती है, तो आपको उसे क्या करना है यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करना है और उस एबनॉर्मल ट्रांजेक्शन को एड्रेस करना है, उसको यहाँ पर सॉल्व करना है। अगर रिकॉर्डिंग नहीं की है तो इसकी रिकॉर्डिंग कर देनी है। नेक्स्ट है इमीडिएट करेक्टिव एक्शन, तो एक्शन लेने में हमें यहाँ पर डिले नहीं करना है, हमें इमीडिएटली एक्शन लेना है ताकि उस चीज को ठीक किया जा सके। साथ के साथ प्रिजर्वेशन ऑफ रिपोर्ट्स, उन रिपोर्ट्स को अपने पास संभाल के भी रखना जरूरी होता है। तो यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक था जिसका नाम था सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेशन सिक्योरिटी, वो यहाँ पर क्लियर होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप यहाँ पर चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर हो। और आज का सेशन कैसा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में आईटी सिक्योरिटी का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में आईटी सिक्योरिटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEG किट। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है समर 2023। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।